नमस्कार साथियों, मैं अनूप कुमार पांडे, शिक्षा संकाय, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, एनटीए द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के इस व्याख्यान श्रृंखला के 20वें व्याख्यान में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम जनसंख्या एवं न्यायादर्श के बारे में परिचर्चा करेंगे। साथियों, कल 19वें व्याख्यान का हमारा विषय था चरों के बारे में हमने चर्चा किया था और प्रकारांतर से हमारे पास एक श्रोता का संदेश आया था कि चर चूंकि प्रथम प्रश्न पत्र के बिंदु में है ही नहीं, तो ऐसा नहीं है। देखिए, अनुसंधान अभिक्षमता इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और अनुसंधान की एक प्रक्रिया है जिसमें मुख्यतः 5 बिंदुओं के बारे में हमने चर्चा किया था। वो 5 बिंदु ही 5 अध्यायों में विभक्त होते हैं और अनुसंधान के अभिन्न हिस्सा हैं चर, जनसंख्या, न्यायादर्श और बाकी भी कई चीजें इसके जिसकी हम क्रमशः चर्चा कर रहे हैं। इसीलिए चरों के बारे में आप उठा करके पिछले प्रश्न पत्रों को देखेंगे तो वेरिएबल्स या चर के बारे में प्रश्न पूछा ही जाता है। इसलिए हम इसे ऐसा नहीं है कि पाठ्यक्रम से अतिरिक्त विषयों पर चर्चा कर रहे हैं, पाठ्यक्रम के अनुकूल ही है, अनुरूप ही विषयों पर हम परिचर्चा कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर हम छोटे छोटे व्याख्यानों में इसको बांट रहे हैं ताकि एक एक बिंदु की स्पष्टता होती है। ठीक है, तो आज का विषय है हमारा जनसंख्या एवं न्यायादर्श, पॉपुलेशन एंड सैंपलिंग न्यायादर्शन को कहते हैं। इसके बारे में हम आज परिचर्चा करेंगे। अब जनसंख्या क्या है और न्यायादर्श क्या है, इसके बारे में देखते हैं कि जनसंख्या से क्या आशय है और न्यायादर्श किसे कहते हैं। साथियों, सामान्य शब्दों में जनसंख्या किसी भी इकाई के, वस्तु के या मनुष्यों के समूह को जनसंख्या कहते हैं और इस जनसंख्या में से किसी चर का विशिष्ट मान ज्ञात करने के लिए जब कुछ एक इकाइयों को चुन लिया जाता है तो इस चुनने की क्रिया को न्यायादर्शन कहते हैं और चुनी हुई इकाई के समूह को न्यायादर्श कहते हैं। ये तो शब्द हुए, इनको एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम बाजार में जाते हैं चावल खरीदने के लिए। चावल खरीदने के लिए हमें कोई 20 केजी चावल खरीदना है और अलग अलग प्रकार के दुकानदार के पास अलग अलग वैरायटी के कई चावल हैं, कई बोरियों में रखे हुए। हमें 20 केजी चावल लेना है, तो 20 केजी चावल खरीदने के लिए क्या हम सभी बोरियों के पूरे 20 केजी चावल को एक एक करके देखते हैं क्या कि चावल की प्रकृति कैसी है? नहीं। तो उसमें से क्या करते हैं कि कुछ चावल के दानों को उठाते हैं अपने हाथ में, वो 2 4 10 100 50 दाने ले लेंगे और ले करके देख लेंगे, कह देंगे कि ठीक है, इस बोरी में से हमें 20 केजी चावल आप दे दीजिए। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जो ये चावल की संपूर्ण बोरी है, ये पूरा जो समूह है, इस समूह को पॉपुलेशन अर्थात जनसंख्या कह रहे हैं। पहली पंक्ति हमने देखा है, इसमें लिखा है कि सामान्य शब्दों में किसी भी इकाई, वस्तुओं अथवा मनुष्यों के समूह को जनसंख्या कहा जाता है। इकाई से तात्पर्य, इकाई यहाँ पर आ गई, जैसे चावल की 20 बोरियां अलग अलग प्रकृति की हैं, तो कोई एक बोरी एक इकाई हो गई उसकी। फिर कोई वस्तु है, वस्तु जैसे चावल है, यहाँ मनुष्य को भी हमने लिया है क्योंकि शैक्षिक अनुसंधान प्रक्रिया के बारे में हमने परिचर्चा करनी है और हमारा जो पिछला एक उदाहरण था उसको भी लेके अभी हम स्पष्ट करेंगे, इसलिए मनुष्यों को भी लिया है। तो यही कह रहे हैं कि संपूर्ण वस्तु अर्थात बोरी में रखे गए संपूर्ण जो चावल हैं, हो सकता है 1 क्विंटल चावल हो, 80 केजी चावल हो, 50 केजी चावल हो, कितना भी चावल है, वो संपूर्ण जो चावल है वो एक जनसंख्या है, उसी को पॉपुलेशन कहा जा रहा है। और इसमें से किसी चर विशिष्ट का मान ज्ञात करने के लिए कुछ एक इकाइयों को चुना जाता है। चर विशिष्ट से तात्पर्य है इस पूरे ही बोरी में विद्यमान जो चावल के दाने हैं, वो चावल के दाने सही हैं या नहीं। इस यहाँ पर चर क्या है, एक चर ये है कि चावल का दाना, तो इस चर विशिष्ट का मान अर्थात उसकी गुणवत्ता कैसी है, इसको ज्ञात करने के लिए जब कुछ एक इकाइयों को चुन लिया, कुछ एक इकाई कौन, थोड़ा सा चावल जो हमने हाथ में उठाया था, 100 ग्राम 50 ग्राम क्या, उससे 20 ग्राम 25 ग्राम चावल जो हमने उठाया था हाथ में, वो कुछ एक इकाई को हमने चुन लिया था।
इस इकाई के जो चयन की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को न्यादर्शन अर्थात सैंपलिंग कहते हैं। और जो चुनी हुई इकाई के समूह को अर्थात जो हाथ में निकाल दिया था हमने, इस प्रक्रिया को अर्थात चावल में से कुछ एक चावलों को निकालने का जो प्रोसेस है, सिस्टम है, जो प्रक्रिया, इसको न्यादर्शन सैंपलिंग कह रहे हैं। और जो चावल निकाल रहे हैं, इस इकाई के समूह को हम न्यादर्श अर्थात सैंपल कह रहे हैं। सामान्यतः आप सामान्य जीवन में सैंपल शब्द का बहुत बार प्रयोग किए होंगे। सामान्य शब्दों में सैंपल को नमूना शब्द से भी संबोधित किया जाता है। अर्थात जब किसी समूह के बारे में हमें बताना होता है, कहना होता है, तो उसका एक नमूना हम प्रदर्शित करते हैं। नमूना अर्थात बाकी ऐसे ही होंगे। क्यों ऐसा नमूना दिखाया जा रहा है? क्योंकि सबका हम एक साथ दर्शन नहीं कर सकते हैं, सबको हम एक साथ देख नहीं सकते हैं, कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे मान लीजिए चावल पका या नहीं, एक पतीली में हमने चावल रख लिया है, तो चावल में कोई 1 केजी चावल बन रहा है, तो 1 केजी चावल में फिर उसमें लाखों की संख्या में चावल के दाने होंगे। तो क्या हम एक-एक चावल के दानों को देख सकते हैं क्या? या जो पाचक है, जो बनाने वाला है, जो रसोइया है, वो समस्त चावल के एक-एक दाने को टेस्ट चेक करता है क्या कि चावल पका है या नहीं? नहीं करता है। तो ये जो पूरा चावल हो गया, जो पतीली में पक रहा है, वो पूरी जनसंख्या है। उसमें से 1-2 चावल जो निकाल करके देख रहा है, उसको सैंपलिंग कहते हैं, न्यादर्शन कहते हैं। और जो चावल हाथ में लिया वो उसका नमूना, वो न्यादर्श है। 2 चावल अगर पक गया है तो वो बाकी का अनुमान लगाता है कि पूरे पतीली में डाले गए समस्त चावल के दाने पक चुके हैं। इस प्रकार से आप जनसंख्या और न्यादर्श, इनका अर्थ स्पष्ट कर लिए। जनसंख्या एक पूर्ण समूह है और उस पूर्ण का प्रतिनिधित्व करने वाली एक छोटी सी जो इकाई है, उसको न्यादर्श कह रहे हैं। छोटी सी इकाई को सैंपल कह रहे हैं। इस सैंपल को सामान्य जनजीवन में नमूना शब्द से हमने कई बार प्रयोग किया हुआ है। हम दर्जी के पास कपड़ा सिलवाने के लिए जाते हैं, तो हमारे कपड़े कैसे हैं, आजकल तो डिजिटल मेथड हो गया है, तो वो अन्य प्रक्रिया को भी अपनाया जा रहा है। लेकिन आप देखे होंगे दर्जी उस कपड़े में से थोड़ा सा काट करके और रसीद में के साथ स्टेपल करके दे देता है या सिल के दे देता है। उससे क्या ज्ञात होता है? उससे हमारे कपड़े का नमूना ज्ञात हो जाता है। जब हम क्लेम कर सकते हैं कि अगर दूसरा कपड़ा मिलता है कि भाई ये नमूना है और इसी का पूर्णांश चाहिए, उसका छोटा सा एक इकाई है, एक अंश है। तो यहाँ पर पूर्ण जो है वो जनसंख्या है, उसका एक इकाई जो है वो न्यादर्श है। न्यादर्श इसलिए करते हैं कि संपूर्ण जनसंख्या में हम कार्य नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण 20 केजी चावल को लेने के लिए 20 केजी चावल के एक-एक दाने का हम परीक्षण नहीं कर सकते हैं कि दाना ठीक है या नहीं। इसीलिए हम थोड़ा सा चावल लिए, देख लिए ठीक है, और उसके बाद से हमने उसको कह दिया कि ठीक है, इसमें से हमें 20 केजी चावल दे दीजिए। ठीक है, तो अब ये जनसंख्या और न्यादर्श, इसके अर्थ को स्पष्ट कर लिए हैं। अब हम देखते हैं कि जनसंख्या होती कितने प्रकार की है अनुसंधान के क्षेत्र में। साथियों, जनसंख्या के मुख्यतः 3 प्रकार हैं। पहली है सीमित एवं असीमित जनसंख्या। सीमित जनसंख्या से तात्पर्य है जिस जनसंख्या का सीमांकन है किसी न किसी कारण से, उसको सीमित जनसंख्या कहते हैं। वहीं जिसका सीमांकन नहीं है, उसको असीमित जनसंख्या कहते हैं। सीमित जनसंख्या से तात्पर्य, जैसे हमने अनुसंधान करना है कि किसी विश्वविद्यालय के, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में बीएड करने वाले छात्रों के ऊपर हमें अध्ययन करना है, तो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में बीएड करने वाले जो छात्र हैं, उनका एक सीमांकन है कि यहाँ पर 2 यूनिट के छात्र हैं और टोटल इनकी इतनी संख्या, यहाँ पर सीमांकन है। तो ऐसे जनसंख्या क्या बोलते हैं हम? सीमित जनसंख्या। तो इसमें पूरे पर भी कार्य कर सकते हैं और इसमें से कुछ इकाइयों का चयन भी हम कर सकते हैं। वहीं दूसरी जो जनसंख्या की प्रकृति होती है, उसको बोलते हैं असीमित जनसंख्या। असीमित जनसंख्या वह होती है, जैसे मान लीजिए आकाश के तारों पे हमें कुछ कार्य करना हो कि आज के तारों की क्या स्थिति रही, कैसे कितने चमकीले हैं, या फिर कोई ऐसे सीमांकन जो पूरे हमारे राज्य में आने जाने वाले जो लोग हैं, उसमें से बीएड करने वाले लोग कितने हैं। तो इस प्रकार की ये असीमित है, कितने लोग आज आ रहे हैं, कितने कल आ रहे हैं, कितने परसों आ रहे हैं, ये कहना मुश्किल है। तो सीमित जनसंख्या और असीमित जनसंख्या, जनसंख्या मुख्यतः 2 प्रकार की होती है जिसका हम अनुसंधान में उपयोग करते हैं। दूसरा जो प्रकार है वो है समजातीय एवं विषमजातीय जनसंख्या।
अब ये समजातीय जनसंख्या क्या है? तो समजातीय जनसंख्या वो है जिसमें से, जैसे चावल को हमने लिया, तो चावल का जो प्रकृति, जो हमें स्वरूप मिला हुआ है 4 दानों में, 50 ग्राम चावल में, बाकी के चावल में भी वही स्वरूप दिखाई देगा, उससे इतर नहीं है, उससे अलग नहीं है। तो इस जनसंख्या को समजातीय जनसंख्या बोलते हैं। इसका अध्ययन करने की, जैसे मान लीजिए ब्लड टेस्ट होता है, सामान्यतः सबका होता है। ब्लड टेस्ट में ब्लड में हीमोग्लोबिन की संख्या कितनी है, क्या है, थोड़ा सा सैंपल लेकर के और वो लेबोरेटरी वाला टेस्ट करके बता देता है। वो संपूर्ण ब्लड की टेस्ट करने नहीं जाता है और वो देखता है कि जैसे इतना सा सैंपल है, बाकी का पूरा जनसंख्या अर्थात पूरा ब्लड जो है ऐसा ही होगा। तो जब जनसंख्या एक ही जैसी हो उसको समजातीय जनसंख्या बोलते हैं। दूसरा विषम जातीय जनसंख्या, जैसे मान लीजिए कि बीएड के छात्रों की बुद्धिलब्धि कितनी है। अब यहाँ पर प्रत्येक छात्र की बुद्धिलब्धि अलग अलग होगी, एक जैसी नहीं होगी। जैसे रक्त जो है, एक व्यक्ति के हीमोग्लोबिन के टेस्ट करने के लिए कुछ नमूना लिया गया था, बाकी संपूर्ण रक्त एक ही जैसा है, वह स्थिति बीएड के छात्रों के बुद्धिलब्धि में नहीं है। हर छात्र की बुद्धिलब्धि आईक्यू जो है वो अलग अलग लेवल का है। तो इसलिए यह जनसंख्या जो होगी वो विषम जातीय जनसंख्या कहलाएगी। फिर तीसरा जो प्रकार है वो वास्तविक जनसंख्या और काल्पनिक जनसंख्या क्या है। वास्तविक जनसंख्या किसे कहते हैं? जो हमें प्रत्यक्ष अर्थात ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जिस जनसंख्या को नापा जा सके, देखा जा सके, तौला जा सके, उस जनसंख्या को वास्तविक जनसंख्या कहते हैं। वहीं अवास्तविक जनसंख्या क्या होती है? जिसका कोई भौतिक आधार नहीं होता, जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता, ऐसे जनसंख्या को काल्पनिक जनसंख्या बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर वास्तविक, जैसे हम बीएड के छात्रों को ले रहे हैं, और काल्पनिक अर्थात आने वाले बीएड के छात्रों की वो बुद्धिलब्धि कैसी हो सकती है, तो उसका भौतिक आधार आज हमारे पास नहीं है। तो ऐसे जनसंख्या को क्या बोलते हैं? काल्पनिक जनसंख्या बोलते हैं। ठीक है, तो यद्यपि इस बिंदु को समझने के लिए और इसमें गहनता से विचार करने के लिए थोड़ा समय चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ आपके परीक्षा की दृष्टि से इतना पर्याप्त है। फिर भी आपका कोई संदेह रहता है तो आप बताइएगा, फिर हम आगे इसकी चर्चा कर सकते हैं अगले व्याख्यान में या फिर जब आपका आएगा। साथियों, अब हम एक बार न्यायाधर्ष के प्रकारों पर भी विचार करते हैं। यद्यपि इस प्रकार को इतना कम समय में बताना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, फिर भी सामान्यतः हम चर्चा कर दे रहे हैं जितना से आपका फिलहाल का कार्य चल सके। तो सामान्यतः न्यायाधर्ष 2 प्रकार के होते हैं। एक तो संभाव्य न्यायाधर्ष, संभाव्यता न्यायाधर्ष, और दूसरा असंभाव्यता न्यायाधर्ष। अब संभाव्यता न्यायाधर्ष क्या है? संभाव्यता न्यायाधर्ष अर्थात न्यायाधर्ष चयन के लिए संजोग पर जो आधारित है, संजोग मात्र से ही न्यायाधर्ष जिसका चयन जो होता है उसको संभाव्य न्यायाधर्ष कहते हैं। इसके लिए उदाहरण सबसे बेहतर है यही जो चावल के दानों का हमने लिया। यहाँ पर क्या था कि चावल के दाने जो 15, 20, 50 ग्राम हमारे हाथ में थे, वो संजोग पर निर्भर है कि बाकी के 20 केजी चावल वैसे ही होंगे। हो सकता है कि उसके आधार पर बाकी जो चावल है 10 केजी के बाद 10 केजी निकालने के बाद बोरी में वो खराब भी मिल सकते हैं। तो संजोग पर जो आधारित न्यायाधर्ष होता है उसको संभाव्य न्यायाधर्ष कहते हैं। संभाव्य न्यायाधर्ष के मुख्यतः कुछ प्रकार हैं, जैसे एक तो यादृच्छिक न्यायाधर्ष, रैंडम सैंपलिंग इसको बोलते हैं। यादृच्छिक न्यायाधर्ष जब हम जनसंख्या के समूहों को बराबर हिस्से में रख देते हैं, सबको बराबर मान दे देते हैं और उसमें से कुछ चीजों को चयनित कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कोई 20 बच्चों को लेना है और इन 20 बच्चों को लेने के लिए हमने इनका क्रमशः 100 बच्चों में से नंबर दे दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे हमने दे दिया और पहली लाइन को हमने ले लिया। तो 1 2 3 4 जो था उसमें से पहला आ गया, फिर 5वां आ गया, फिर 6ठा आ गया, ऐसे करके हम यादृच्छिक रूप से चयन कर सकते हैं। दूसरा जो स्वरूप है वो यादृच्छिक संख्या सारणी का प्रयोग है। कुछ नंबर दे करके उन नंबरों को कोडिंग करके उससे हम ले सकते हैं। फिर स्तरीकृत न्यायाधर्ष होता है, एक अलग अलग इनको स्तरों में हम बांट सकते हैं। जैसे माध्यमिक स्तर में ले लिया तो अलग अलग समूह कर दिए, या फिर उनका जो प्रजातिगत भेद है उसके आधार पर कर सकते हैं। फिर उसके बाद होता है गुच्छ न्यायाधर्ष। गुच्छ न्यायाधर्ष अर्थात
एक तरह की संस्कृति, सभ्यता, प्रकृति या विशेषता आधारित जो समूह है उनके गुच्छों को आधारित करके जो न्यायादर्श बताया जाता है उसको गुच्छ न्यायादर्श कहते हैं। फिर उसके बाद एक द्विशः न्यायादर्श होता है। द्विशः न्यायादर्श क्या है कि जब एक जगह हमें शुद्धता मिल जाती है कहीं कहीं, तो स्तर उनका ज्ञात कई बार नहीं हो पाता है, तो जहां पे शुद्धता मिली है उसी को अनुमानित करके दूसरे समूह का भी ग्रहण कर लिया जाता है, द्विशः न्यायादर्श। फिर क्रमबद्ध न्यायादर्श होता है। क्रमबद्ध न्यायादर्श में सामान्यतः कुछ अनुपात मान लिया जाता है, जैसे 50% को लेना है तो किसी इकाई से क्रमशः 1 से लेकर के 50 तक को ले लेंगे। 100 बच्चे हैं, उसमें 1 से 50 की लड़कियों को, 1 से 50 के लड़कों को ले लेंगे। इसको क्रमबद्ध न्यायादर्श कहते हैं। तो इस प्रकार से ये संभाव्य न्यायादर्श के सभी भेद उपभेद हुए। संभाव्य न्यायादर्श हमेशा संजोग पर आधारित होता है, ये आप स्पष्ट रखेंगे। दूसरा जो न्यायादर्श का प्रकार है उसको बोलते हैं असंभाव्यता न्यायादर्श। असंभाव्यता न्यायादर्श वस्तुतः एक अव्यवस्थित न्यायादर्श चयन की प्रक्रिया है, आप कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि जब भी न्यायादर्श में समस्या होती है तब ऐसी दशा में असंभाव्यता न्यायादर्श का प्रयोग होता है। इसमें जैसे मान लीजिए आपने निश्चय किया था कि हमने सैंपलिंग यहाँ से लेना हो, और किसी कारणवश जब गए, जैसे मान लीजिए हमने अपना उदाहरण लिया था, पिछले 5 व्याख्यानों से हम अपना उदाहरण ले रहे हैं कि कोविड-19 के प्रभाव का अध्ययन भारतीय परिप्रेक्ष्य में कार्य करने वाले शिक्षकों के ऊपर। तो अब इसको भी हम ले आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर देखते हैं जैसे हमने कर लिया था कि मध्य प्रदेश के या फिर उत्तर प्रदेश के या फिर दिल्ली के हम कुछ क्षेत्रों के अध्यापकों को लेंगे। विद्यालयों का भी हमने चयन कर लिया है। एकाएक वहां पर उन अध्यापकों का स्थानांतरण हो गया, और या तो पद रिक्त हो गए या किसी कारण से वो उपलब्ध ही नहीं हो पा रहे। ऐसी स्थिति में न्यायादर्श चयन करना बहुत बड़ा कठिन हो जाता है और अनुसंधान को पूर्ण करना बहुत जो है असंभव सा लगने लगता है, बहुत कठिन हो जाता है। ऐसे न्यायादर्श चयन की प्रक्रिया को उस समय जो अनुसंधाता निर्णय लेता है उसको असंभाव्यता न्यायादर्श कहते हैं। सामान्यतः इसके भी 2-3 प्रकार हैं, जैसे एक तो होता है कोटा सैंपलिंग, जैसे अंश न्यायादर्श इसको कहते हैं। अंश न्यायादर्श अर्थात उससे मिलते जुलते कुछ एक लोगों को जिस क्षेत्र के लिए उनको लेकर के फिर उसके आधार पर अनुमानित न्यायादर्श करना पड़ता है, या उससे संबंधित व्यक्ति को न्यायादर्श के रूप में शामिल करना होता है। फिर दूसरा एक तो पर्पज के लिए होता है जिसको सुद्देश्य न्यायदर्शन बोलते हैं, कि उद्देश्यपूर्ण हमेशा चीज को ध्यान में रख करके फिर कार्य किया जाता है। जैसे जो अनुसंधाता है वो किसी विद्यालय के जनसंख्या के प्रतिनिधि को ढूंढता है,
अध्ययन करने के लिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो वस्तु स्थिति जिस कारण के लिए उन विद्यालय के छात्रों को लिया था, उसकी सिद्धि ही नहीं हो पा रही। ऐसी स्थिति में उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसको न्यायादर्श का परिवर्तन करना पड़ता है। फिर कई बार आकस्मिक न्यायादर्श इसका तीसरा भेद है असंभाव्यता का। आकस्मिक न्यायादर्श में क्या होता है, पहले से कुछ भी निश्चित नहीं होता है, जो मिला उसी के ऊपर प्रयोग करके और फिर वो कार्य कर लिया जाता है। तो इस प्रकार मुख्यतः ये न्यायादर्शों के भेद हुए करें हमने। अब एक चीज आप समझिए, जो हमारी समस्या थी उस समस्या के परिप्रेक्ष्य में जनसंख्या और न्यायादर्श को हम समझ लेते हैं एक बार। तो साथियों, इस प्रकार से हमने इस न्यायादर्श और जनसंख्या के बारे में भी परिचर्चा किया। मेरे समझ से आप मुख्य चीजों को अब समझ गए होंगे। जैसे हमने देखा था अनुसंधान की समस्या क्या होती है, स्पष्ट हो गया होगा आपको। 16वें जो व्याख्यान था उसमें हमने इसकी परिचर्चा की थी। 17वें व्याख्यान में इसकी रूपरेखा और विधियों के बारे में हमने चर्चा कर लिया था। 18वें व्याख्यान में इससे संबंधित साहित्य से संबंधित हमने चर्चा कर लिया था। 19वें में फिर हमने चरों के बारे में परिचर्चा कर लिया था। और आज 20वें व्याख्यान में हमने आपसे न्यायादर्श और जनसंख्या और न्यायादर्श के बारे में परिचर्चा कर लिया। अब मुख्य बिंदु लगभग कवर हो गए, इससे आप प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। अब अगले स्टेप में हम एक बार अनुसंधान जो पत्र होता है, रिसर्च आर्टिकल, उसके बारे में परिचर्चा करेंगे। और फिर संभव होगा तो एक ही में फिर चैप्टराइजेशन, अनुसंधान का जो प्रतिवेदन है उसके बारे में परिचर्चा कर लेंगे। और नहीं संभव होता है तो इसको 2 व्याख्यान में कर लेंगे। और इस प्रकार से अनुसंधान अभिक्षमता पूरा होगा। फिर हम तीसरी इकाई के लिए आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई प्रश्न रहता है, कोई संदेह रहता है या कोई परामर्श रहता है तो बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएंगे। और संभव हो आपको अच्छा लगेगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद सभी को।